हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड ईयर के अंदर MPSE 001 का सब्जेक्ट है और वो 2024 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जून 2024 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर वे बच्चे दिसंबर 2024 में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं सब्जेक्ट आपको बता दूं, ये सेकेंड ईयर के MPSE 001 का सब्जेक्ट यानी बुक का जो नाम है भारत और विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपकी बुक का नाम है। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण करने वाले तत्वों की आपको व्याख्या करें। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे कैसे। उससे पहले आपसे भी बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो के PDF को, जो क्वेश्चंस का आपको दिख रहा है, अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 700 स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस चैनल को भी विजिट कीजिए। बाकी अपनी कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्ट रहिए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वो भी हमसे समझ सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारकों या फिर निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो दो तरीके की विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं, एक राष्ट्रीय कारण या राष्ट्रीय तत्व कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप सभी के आते हैं जिसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तत्व। अंतर्राष्ट्रीय तत्व में उन सभी तत्वों को रखा गया है जो बाहरी मामले हैं, जो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, जैसे यूएनओ की नीतियां हो गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध है ये, और साथ ही साथ में गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय तत्व हैं। राष्ट्रीय तत्व में क्या आ जाता है, तो राष्ट्रीय तत्व में हमारी संसद आ जाएगी, विदेश नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि इसके अलावा हमारा जो मीडिया है ये भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाता है, और राजनीतिक दल जो है वो भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, सबसे पहले आप सभी के लिए बता दूं कि आप MPSE 001 का जो प्लेलिस्ट है हमने बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जरूर जाइए, और उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखे हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने भी यहाँ पर आपको बताया है, ये भी मैंने उसके अंदर पूरा समझा रखा है, और ये क्वेश्चन भी पूरा समझा रखा है, क्योंकि ये वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो आप सभी की बनेगी, 20 से तो प्लस मिनट की बनेगी। अगर मैं इसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझाने लग गया जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर मैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक उसी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने में कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो भारत की विदेश नीति का सबसे पहला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहअस्तित्व बना रहे, सबसे पहला उद्देश्य आपका यह है। दूसरा, देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को हम बढ़ावा ना दें, हम उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है गरीब देशों को भी अवसर मिल सके कि वो अपनी बातों को रख सकें और अपना विकास कर सकें। चौथा, विकसित देश जो है वो केवल अपनी तानाशाही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना दिखाएं, ये भी भारत की विदेश का एक भिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में कौन कौन सी भारत की विदेश नीति का आकलन किया गया है। तो भाई एक प्रधानमंत्री के टाइम पे तो 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चन विदेश नीति से कंफर्म आपके पेपर में आना है, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपके विदेश नीति से आपसे पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन विदेश नीति से, कम से कम 2 क्वेश्चन जिसमें आपसे किसी एक प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, और भी हमने क्वेश्चन आगे बनाया, जैसे राजीव गांधी के शासनकाल में आ सकता है, NDA के शासनकाल में आ सकता है, UPA के शासनकाल में आ सकता है, नेहरू के बाद जो है भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही है। तो या फिर आपसे पूछा जाएगा 2014 के बाद भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में भी। ये नया क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो अभी रिसेंटली ऐसे ऐसे मुद्दे आपको लिखने होंगे जो हमारे देश में हावी रहे भारत की विदेश नीति के लिए।
इसके अलावा अब हमारे देश के अंदर कुछ हमने इंस्टीट्यूशंस बना रखी है जो भी वो भी हमारे देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है, जैसे संसद हो गया, राजनीतिक दल हो गए, या फिर हमारा अलग अलग तरीके के जो प्रेस हैं, जो मीडिया है, वो भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो एक क्वेश्चन इसका भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखी है एक एक टॉपिक की, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसा कि आप ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस जो है, क्वेश्चंस जो है, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले इसको एक बार जरूर विजिट करना। आ चुके हैं हम यहाँ पर आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भाई कौन कौन से लक्षण है, यानी भारत की विदेश नीति में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या, जैसे गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति में आता है। भारत की विदेश नीति में अगर आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहअस्तित्व को बनाने की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, शांति सहअस्तित्व के साथ साथ पर्यावरण में सहयोग करने की बात होती है। तो ये सारे के सारे मुद्दे इसके अंदर आप इंक्लूड करना चाहो तो आप इंक्लूड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो ये आ गया, भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने में प्रिंट मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या भूमिका। चलिए आप लोग क्या करिए, देखो विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो आंतरिक जटिल वाले पॉइंट है ये है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में नव यथार्थवाद जो है वो कैसे भूमिका है, यथार्थवाद कैसे भूमिका है, ये सारी के सारे क्वेश्चन कर रखा है। जैसे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में अलग अलग प्रधानमंत्री के शासनकाल में क्या भूमिका है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जनसंचार वाला क्वेश्चन ये रहा, जनसंचार में मीडिया वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप ये क्वेश्चन भी इसके अंदर जरूर देख के जाएं। मैंने करा रखा है अलग अलग प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में, ध्यान रखना आप सभी को। भारत की विदेश नीति को बनाने में राजनीतिक दलों की यानी पॉलिटिकल पार्टीज की कैसी भूमिका। तो अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज आप सभी को पता है हमारे देश में, और ये जो अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। जैसे एनडीए, तो एनडीए की गठबंधन आता है तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलग रखता है, यूपीए जो है ये अलग फॉरेन पॉलिसी को रखता है, या फिर जब कांग्रेस जीतती है तो उसका प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल ही अलग होता है, और जब बीजेपी जीत रही है तो इसका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट। तो आप देखोगे कि जैसे मुस्लिम कंट्रीज है तो उनसे थोड़ी सी दूरियां हमारी बनी हुई, और जब कांग्रेस आती है तो उनके लिए थोड़ा सा लिबरल हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, अलग अलग शासनकाल के बीच में पूछा गया, जैसे एनडीए के शासनकाल में क्या भूमिका थी। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आप सभी के इससे रिलेटेड आते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है कि आप 8 से 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाए थे क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, और कंफर्म है जो मैं ये लिख रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाए। इसके अलावा पूछा गया है नेहरू के शासनकाल में और नेहरू के शासन से पूर्व तथा नेहरू के शासन पश्चात भारत की विदेश नीति कैसी रही। मैंने ये भी आप लोगों के लिए करवा ही रखा है। आई होप आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर गलती से अगर आपको नहीं मिलता तो मैं उसके लिए आप लोगों को जल्दी से जल्द अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने कर रखी है। हो सकता है कि इस प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है लेकिन मैं ऐड भी कर दूंगा, तो परेशानी नहीं होना इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बताइए। लगभग 3 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया है। गुटनिरपेक्षता क्या है, गुटनिरपेक्षता की क्या विशेषता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, अब वो वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत की आर्थिक उदारीकरण की और निजीकरण के कार्यक्रम किस प्रकार से रहे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए करा रखा है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला क्वेश्चन भी जरूर करके चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अमेरिका के साथ संबंध बताने। तो 2 तरीके के संबंध पूछे जाते हैं, जैसे अलग अलग देशों से संबंध जाएंगे। भारत अमेरिका के संबंध है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद कैसे कैसे संबंध रहे। तो ये पूरी वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। शीत युद्ध से पहले भी कैसे संबंध रहे हमारे, और शीत युद्ध के दौरान कैसे रहे, शीत युद्ध के बाद भी कैसे रहे, ये भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है भारत और आसियान के संबंध। आपको पता है आसियान क्या है, तेजी से ग्रो होने वाला एक ऐसा संगठन है जो ईयू के बाद आता है। ईयू के बाद आता है, आपको पता है ईयू जो है यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन के बाद में अगर तेजी से कोई ग्रो हो रहा है तो वो आसियान देश ही है या आसियान संगठन कह सकते हो। तो भारत का आसियान देशों के साथ कैसा संबंध है। आपसे आसियान ना लिखकर पेपर में कई बार ऐसा लिखा आता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, तो उनसे भारत की कैसे संबंध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसमें आपसे 2 चीजें पूछी जाती है इसमें स्पेशली शॉर्ट नोट में, या तो आपसे पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, और
कई बार ऐसे पूछा जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी? तो लुक ईस्ट पॉलिसी बेसिकली इसके अंदर क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये चलाई गया था। इसमें हमने कहा था कि भाई आसियान देश जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं और उन देशों के साथ में हमें अपने संबंध स्थापित करना चाहिए। भारत ने कोशिश भी करी कि आसियान देशों के साथ संगठन के अंदर वो शामिल हो जाए या फिर उन देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता स्थापित कर ले, परंतु कर नहीं पा रहा। जिसकी वजह से भारत ने क्या किया, एक अलग से बिम्स्टेक नाम का एक संगठन भी बनाया। उसमें कई देश ऐसे हैं जो आसियान के ही शामिल हैं। इसीलिए भारत ने, और इसके अलावा सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ये देश ऐसे हैं जिन देशों के साथ में भारत ने मुक्त व्यापार की नीति भी करी है। तो यहाँ पर आगे चलकर क्या होता है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से संबंध हम और अच्छा बना सकें, इसके लिए 2015 में जो नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करके इसको कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। केवल पूर्व की ओर देखने से काम नहीं चलेगा, पूर्व के देशों से हमें अपने अच्छे बिहेवियर रखने पड़ेंगे, अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, तब जाके हमारे देशों को उनसे लाभ मिल पाएगा। आपको ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय समझौते या फिर द्विपक्षीय संबंध कौन कौन? तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग देशों से संबंध पूछे, ऐसे जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। एशियाई देशों के साथ में पश्चिम एशिया के बारे में आता है, तो दक्षिण एशिया के बारे में आता है, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया यानी जो आपके आशियान है उनके साथ पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग वीडियो के अंदर अलग अलग क्वेश्चन को कवर कर रखा है, आप यहाँ से उन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन आपका, भारत और रूस के साथ हमें संबंध बताने। तो भारत और रूस के साथ संबंध ये बताए गए हैं, इसके अंदर अपने शीत युद्ध के काल के दौरान, ये याद रखना है आप सभी को, शीत युद्ध के विघटन के बाद ये सारे के सारे संबंध जो है हमने कवर कर रखे हैं, जो कि आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन 8 पेज तक में भी अगर आपको लिखना हो तो भी आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हो, इतना हमने आपको पढ़ा रखा है। अगला है, यूरोपियन यूनियन देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है। तो आपको ईयू वाली वीडियो मिल जाएगी जो ईयू के लिए मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, तो वहां पर से आप उसको कवर कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, पश्चिम एशिया। तो पश्चिम एशिया के साथ भारत के कैसे संबंध? पश्चिम एशिया से भी हमने बता रखा है, भारत के एशिया देशों के साथ में, ये इसी में ही आप लोगों के लिए बता रखा है। एक क्वेश्चन आपको ये भी मिलेगा, भाई लातीनी अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उनके साथ हमारे कैसे संबंध, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा अब अफ्रीका देशों के साथ में। तो आप ये भी वीडियो देख सकते हो, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी के लिए आ चुका है, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध रखता है। देखो पड़ोसी देश में भूटान, नेपाल, म्यांमार, इसके साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे पड़ोसी देश हैं। इन सभी से संबंध किस प्रकार के रहे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यूएन व्यवस्था के अंतर्गत मानवाधिकार को प्रोत्साहन और में गैर सरकारी संगठन को बताना है। तो सरकारी संगठन नहीं है, कौन कौन सी, UNHRC, तो ये है। अमेरिका की भी संस्था है इसमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और एक क्या है, एक आपका वॉच साइबर वॉच करके एक वॉच करके भी है, ह्यूमन राइट वॉच, ह्यूमन राइट, ये भी एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा करने वाली संस्था, UNHRC भी है। और एक आपको मैंने और बताया, इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये सारे के सारे संगठनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, मानवाधिकारों की सुरक्षा इस प्रकार से होती है। अगला है, तमिल निर्जातीय मुद्दे पर भारत और श्रीलंका का व्यवहार बताना है। 1987 में आप सभी को पता है भारत ने श्रीलंका में अपनी एक सेना भेजी थी, जिसे हम बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन वहां पर जो तमिल रहते हैं उन लोगों को हमारा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही लिट्टे को पसंद आया, और उसके बाद में आगे चलकर 1989 में हमें अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। ये सेना राजीव गांधी द्वारा भेजा गया था और इतना ज़्यादा लोगों को वहाँ पर पसंद नहीं आया। हम देखते हैं 1991 में लिट्टे संगठन की एक उग्रवादी महिला थी जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा भी दिया था, आप ये कह सकते हो। तो उससे हमारे ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे, उसके अंदर हमको संबंध बताने भारत और श्रीलंका के बेसिकली। अगला है, परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलकदमी की वर्णन की। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
परमाणु प्रसार को रोकने के लिए बता रखा है। एक एनपीटी के बारे में मैंने बता रखा है, परमाणु अप्रसार संधि। दूसरा मैंने आपको सीटीबीटी, कंट्रोल टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये भी बता रखा है। तो ऐसे कौन कौन से समझौते हैं जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के लिए, परमाणु हथियारों को ना बनाया जाए इसके लिए बनाए गए समझौते कौन कौन से किए गए, आपको इस वाली वीडियो में इस वाले क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। इन दोनों के बारे में डिटेल से लिखना है, इसमें दोनों के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। चर्चा कीजिए, अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत अन्य देशों से कैसे सहयोग करता है? तो यूएन में काउंटर करने की कोशिश किया जा रहा है। अमेरिका सहित जितने भी विकसित देश हैं उन सभी देशों पे वही रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें उन पर काउंटर करना चाहिए या फिर उन्हें रोक लेना चाहिए। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के साथ संबंध। भारत और चीन के साथ कैसे संबंध है ये आपको बताना है। भारत और पीकेओ, पीकेओ नहीं, पीस कीपिंग फोर्स, एफ आएगा पीकेएफ, फिर आप ओ भी लिखोगे तो ऑपरेशन हो जाएगा इसमें। तो भारत ने श्रीलंका में भेजा था। पोखरण सेकंड क्या है, आप सभी को पता है। पोखरण वो जगह है जहाँ पर पोखरण फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो 1974 की बात होती है, पोखरण सेकंड की बात करते हैं तो 1998 की बात होती है। ये वो समय या दोनों के दोनों जब हमने अपने जैसलमेर के पास राजस्थान में परमाणु बमों का परीक्षण किया था। आपको इसके अंदर ये बताना है कि दोनों को, इसमें सेकंड वाले के बारे में, यानी 1998 में जब हमारे पीएम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके बारे में हमको बताना है कि भाई परमाणु परीक्षण किस प्रकार से हुआ, हमारे लिए क्यों जरूरी बन गया था, मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगला यूएनएससी, एससी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें भारत एक स्थायी सदस्य कैसे बन सकता है, ये क्यों बनना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि 6 ऐसी बातें जो इसमें यूएनओ की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि अगर किसी भी देश में ये 6 खूबियां हैं और वो यूएनओ का मेंबर है तो वो क्या बन सकता है, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल का एक सदस्य बन सकता है। सबसे पहले बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होना चाहिए, बड़ी जनसंख्या वाला देश होना चाहिए, भाई ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल उसका ज़्यादा होना चाहिए, 3 बातें होगी। चौथा, मानवाधिकार का सम्मान करने वाला होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, कल्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस होना चाहिए, और साथ ही साथ में यूएनओ के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला देश होना चाहिए। ये सारी की सारी फैसिलिटी हमारे देश, या फिर हम कह सकते हैं हमारा देश करता है, जिसकी वजह से भारत को भी उसका सदस्य बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एमएनसी को लेकर कि भाई एमएनसी जो है वो किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। एमएनसी आपको पता है, या टीएमसी पता है आपको, वो कंपनियां होती हैं जो क्या करती है, एक ही समय में अलग अलग देशों में अपने बिजनेस को रन करती है। किसी एक देश में इसका हेडक्वार्टर होता है, बाकी सभी देशों में ये कार्यालय के थ्रू काम कर रही होती है। जैसे फूड लाइन में आप देख सकते हो केएफसी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज के ज़माने में अपने बिजनेस को एक ही समय में अलग अलग देशों में रन करती है। और बेसिकली इन कंपनियों को बनाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, तो इन कंपनी को बनाने के पीछे मूल उद्देश्य ये है कि ये कंपनी अपने देश में प्रॉफिट जनरेट करके ले जाती है। तो बताना है मेजबान देश जैसे भारत है, भारत के अंदर कोई एमएनसी आती है तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत को लोगों को ये मिलेगा कि भाई रोजगार के साथ साथ में नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस होने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे देश की सरकार को उन कंपनी से टैक्स मिलेगा, साथ साथ उस कंपनी का फायदा ये होगा कि हमारे देश से वो बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके अपने देश को ले जाती है। तो ये सारी बातें हम क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस की क्या भूमिका है, ये बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निशस्त्रीकरण प्रमुख वर्णन करना है। भारत ने एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किया है क्योंकि भारत का मानना है कि भाई ये एक क्या है, भेदभावपूर्ण संधि है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये सभी देश तो परमाणु हथियार रखते हैं और कहते हैं दुनिया में और कोई हथियार नहीं रख सकता। तो भारत का कहना है कि नहीं, जब हमें अगर हथियारों की ऊपर प्रतिबंध लगाना है तो हर एक देश को पहले उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर कोई देश अपने पास हथियार रखता है और कहता है दुनिया पर कि भाई आप हथियार पर प्रतिबंध लगा दो, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने ना तो एनपीटी पे सिग्नेचर किया, ना ही हमने सीटीबीटी का उसको माना। आपको पता है सीटीबीटी में क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी में कि कोई भी देश ना तो हवा में, ना ही कोई स्पेस में, ना ही कोई समुद्र में परमाणु बम का टेस्ट कर सकता है। इसीलिए हमने जमीन के ऊपर परमाणु बम का टेस्ट किया। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, यूपीए के शासनकाल में या एनडीए के शासनकाल में भारत की विदेश नीति कैसी रही है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी जिसे बोलते हैं, उसके
कार्यकलाप में क्या-क्या समस्या है। तो आपको पता है जो विपक्ष है सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा मीडिया कई बारी गलत खबरें छापकर लोगों के मन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में गलत धारणा उत्पन्न कराता है। तीसरी बात करेंगे तो ये संवैधानिक निकाय ना होकर भी फिर भी इसके पास में बहुत ज़्यादा अधिकार है। तो ये सारी की सारी समस्या है इसके सामने। अगर आप लिखोगे तो और भी जो आप में पढ़ोगे उसके बाद आप इसको लिख सकते हो। तो इसके साथ-साथ ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको ही मिले। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।